अच्छा, अब जो इस सवाल का दूसरा पार्ट है वो रिलेटेड टू लीज है, दैट इज IFRS 16। सवाल क्या पूछा हुआ है, एक्सप्लेन हाउ द लीज एग्रीमेंट शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 20x4, शो द एडजस्टिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड। हमारा ईयर क्या है भाई, एंड 30 अप्रैल 20x4। सवाल क्या दिया हुआ है, ऑन 1 मई 20x2, मतलब कि 2 साल पहले, 2 years before, Parsley signed a lease to use an item of machinery. The useful economic life of the machine and the lease term were both 5 years. मतलब useful life और economic life same थी, that is 5 years. Lease payment are due annually in advance, मतलब कि जो हमारी पेमेंट जाएगी वो हमेशा एडवांस में जाएगी, ना कि इन एरियर्स। The lease payment for the first year was 1.2 million. The lease payment for the first year, जो पेमेंट जाएगी, जो कैश जाएगा, जो पेमेंट होगी एडवांस में 1.2 मिलियन की हर साल हो रही होगी। पार्सलेज रेट ऑफ बोरोइंग इज 10%। डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए हमें रेट दिया हुआ है बोरोइंग का 10%। एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट एक्सक्लूडिंग द पेमेंट, क्या है एक्सक्लूडिंग, मतलब जो पेमेंट जो पे होगी जिस दिन हमने लीज शुरू की है उसी दिन एडवांस में पे करनी है हमें। तो पहली ये पेमेंट जो गई होगी उसको माइनस करके जो पेमेंट लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू बनती है वो बनती है कितनी, 3.8 मिलियन। Lease payment increase annually by the rate of inflation over the previous 12 months. On 1st May 2003, inflation for the prior 12 month was 8%. अगले साल जब हम जाएंगे तो हम जब 1 मई 20x2 पे 3 पे आ गए ना, जिस दिन हम इसकी दूसरी पेमेंट जा रही होगी, अब सेकंड पेमेंट जा रही होगी, तो इससे एक साल पहले मतलब 1 मई 20x2 से लेके 30 अप्रैल 20x3 तक जो इन्फ्लेशन का रेट रहा है वो कितना रहा है, 8% रहा है। द लीज वॉज करेक्टली अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डिंग विद IFRS 16 लीजेस इन द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2003। द ओनली एंट्री मेड इन द करंट ईयर टू रिकॉर्ड द कैश पेमेंट मेड टू द लेसर विद इन द कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा, उसने लीज की अकाउंटिंग सही तरीके से कर ली, लेकिन उसने जो एंट्री में खाली पोस्ट की है वो किसी की, ये सिर्फ कैश पेमेंट की एंट्री पे, ओ खाली कैश की एंट्री डाली है बस, उसने और कुछ नहीं किया है। अच्छा, अब सबसे पहले भाई देखें हमें चीज़ें क्या क्या याद रखनी है, इसमें हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। जो लीज की वैल्यू रिकॉर्ड होगी, अब हमने जब IFRS 16 पढ़ा था तो हमें याद है कि भाई लीज की वैल्यू क्या होगी, लीज की पेमेंट की जो लीज की जो वैल्यू बनती है जो हमारे पास लाइबिलिटी के अंदर रिकॉर्ड होगी वो क्या इंक्लूड करेगी, सारी जो फिक्स पेमेंट जो कि हमें फ्यूचर में पे करनी है, चाहे वो फिक्स हो या फिर वेरिएबल हो बेस्ड ऑन दी रेलिवेंट इंडेक्स रेट, वो सारी की सारी प्रेजेंट वैल्यू बनती है। अगर कोई हमने पेमेंट एडवांस में दे दी है तो वो उसमें से लीज वैल्यू में से निकल जाती है, क्या हो जाती है, वो निकल जाती है। तो हमें लीज की वैल्यू अभी इसने कितनी दी हुई है, एक्सक्लूडिंग द पेमेंट कितनी दी हुई है, 3.8 मिलियन। ठीक हो गया, हमारे पास लीज की वैल्यू दी हुई है 3.8 मिलियन की। अच्छा, हमने पढ़ा था राइट टू यूज एसेट के लिए कि इट इंक्लूड द लीज वैल्यू, द लीज पेमेंट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज या फेयर वैल्यू जो हम निकालते हैं लीज के लिए वो, प्लस एनी एडवांस पेमेंट। अगर हमने कोई पेमेंट एडवांस में दे दी है, अपने कोई जैसे इसमें इन दिस सिनेरियो में दिया हुआ है कि एक पेमेंट ऐसे 1.2 मिलियन की जिस दिन लीज स्टार्ट हुई है उसी दिन उसने एक पेमेंट दे दी है 1.2 मिलियन की, तो लीज वैल्यू प्लस एनी एडवांस पेमेंट प्लस एनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो कि इनकर्ड हुई होगी वो हमारा पार्ट किसका बनता है, राइट टू यूज़ का। तो हमने एक एडवांस पेमेंट कितनी की थी, एक हमने एडवांस पेमेंट की थी किस चीज़ की, 1.2 मिलियन की। कितने की, 1.2 मिलियन की हमने एक एडवांस पे की थी। तो हमारा जो राइट टू यूज़ एसेट की जो वैल्यू बनती है वो कितनी बनती है हमारे पास, अच्छा ये 1.2 मिलियन कर दिया ये, सही है। तो हमारे पास राइट टू यूज़ की जो वैल्यू बनती है वो हमारे पास कितनी बनती है, 5 एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज 1 मई 20x2। और सेम इधर आएगा हमारे पास ये लीज वैल्यू कब की है, 1 मई 20x2 की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, हमारे पास ये हमारे पास वैल्यू सब आ गई। अब हमें इसको अकाउंट फॉर कैसे करना होगा, अब हम कहाँ खड़े हुए, 1 मई 20x2 से लेके हमें कहाँ तक आना है, हमें यहाँ तक आना है 1
30 अप्रैल हमारा ईयर एंड क्या है, 30 अप्रैल 20x4 तक अभी हमें आना है, लेकिन उससे पहले बीच में एक साल कौन सा आ रहा है हमारे पास, 30 अप्रैल 20x3 भी आ रहा है, जो कि हमें क्या है कंसिडर करना है। पहले तो हमें 30 अप्रैल 20x3 पे आना होगा। तो 30 अप्रैल 20x3 के लिए अब हमें क्या क्या करना होगा, एक टेबल बनाना होगा, क्योंकि इसमें हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो हमें कोई फ्यूचर के कैश फ्लो को डिस्काउंट करके नहीं लाना, क्योंकि हमें डायरेक्टली जो लीज वैल्यू दी हुई है ये ऑलरेडी इसकी पीवी है। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रेजेंट वैल्यू वो 3.8 मिलियन है। तो हम इसका कौन सा टेबल बनाएंगे, जिसके अंदर हम क्या लेते थे, ओपनिंग लीज की वैल्यू, इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट लिख लें। अरे क्या हो गया भाई, फाइनेंस कॉस्ट, कैश पेड, और हमारे पास आ गई क्या, क्लोजिंग वैल्यू। अब हमारे पास ओपनिंग की क्या वैल्यू थी लीज की, 3.8 मिलियन। फाइनेंस कॉस्ट किस पे लगी होगी, फाइनेंस कॉस्ट जिस पे इसकी डिस्काउंटिंग हुई होगी उसी पे अनवाइंडिंग हुई होगी। तो डिस्काउंटिंग किस पे हुई होगी, हमेशा बोरोइंग रेट पे हुई होगी। किस पे हुई होगी, हमारे पास बोरोइंग रेट पे हुई होगी। तो हमारे पास डिस्काउंटिंग की क्या रेट है, 10% है। तो 10% पे हमारे पास कितना बना, फाइनेंस कॉस्ट। अब कैश पेड नहीं होगा। अभी जो हम ये कर रहे हैं फॉर द ईयर, किसके लिए कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं 30 अप्रैल 20x3 में। अब इसके लिए इस ईयर एंड पे हमारे पास कोई पेमेंट नहीं होगी, क्योंकि 1 मई को पहली पेमेंट हो गई है। अब 1 मई 20x2 से लेके हम 1 मई 20x2 से लेके अब हम आ रहे हैं किस पे, 30 अप्रैल 20x3 थे। 1 मई को पहली पेमेंट चले गई, और उसके बाद 1 मई से लेके 30 अप्रैल तक कोई पेमेंट नहीं जाएगी, तो हमारे पास कोई कैश पेड नहीं हुआ होगा। तो हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू कितनी बन गई, ये हमारे पास 4.4.18 हमारे पास 30 अप्रैल की क्या आ गई, वैल्यू आ गई ऑफ द लीज लाइबिलिटी। किसकी आ गई, लीज लाइबिलिटी की हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू आ गई। इसी तरह हमारे पास राइट टू यूज़ एसेट था। जो राइट टू यूज़ एसेट है कितने का, 5 मिलियन का। वो जाहिर है वो एमोटाइज भी हो रहा हो, डेप्रिशिएट भी हो रहा होगा। हमारे पास यूजफुल लाइफ कितनी थी, 5 ही थी। तो हमारे पास एमोटाइजेशन कितने की आएगी, या डेप्रिसिएशन कहें कि डेप्रिसिएशन हमारे पास कितने की आएगी, 1 मिलियन की डेप्रिसिएशन हमारे पास आ रही होगी। तो हमारे पास जो कैरिंग अमाउंट है, जो कैरिंग अमाउंट है वो कितनी आ गई हमारे पास, कैरिंग अमाउंट एज एट 30 अप्रैल 20x3 अब हमारे पास आ गई कितनी, 4 मिलियन की। अच्छा, अब सवाल के अंदर चेंज क्या आ रहा है, सवाल के अंदर चेंज आ रहा है यहाँ से कि भाई ये जो लीज पेमेंट्स हैं, ये जो लीज पेमेंट है ये हर साल इंक्रीज होगी। क्या होगी, ये जो लीज पेमेंट है ये हर साल इंक्रीज होगी बाय द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ प्रीवियस 12 मंथ। हमने IFRS 16 के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी बाय द नेम ऑफ रीअसेसिंग द लीज लाइबिलिटी, कि अगर हमारी पेमेंट टर्म में, अगर हमारी किसी पेमेंट टर्म के अंदर अगर कोई चेंजेस आ रही हैं, अगर हमारी कोई पेमेंट लीज की पेमेंट के अंदर कोई चेंजेस आ रही है, तो फिर हम वापसी लीज लाइबिलिटी को रीकैलकुलेट करेंगे। और अगर कोई भी चेंजेस आ रही होगी तो हम उसकी लीज लाइबिलिटी की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे, उसकी कैरिंग अमाउंट को एडजस्ट करेंगे। एंड सिमिलरली द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री विल बी मेड इन द राइट टू यूज एसेट। तो यहाँ पे हमारी लीज पेमेंट के अंदर चेंज कैसे आ रहा है कि हमारी लीज पेमेंट पहले कितनी थी, 1.2 मिलियन तक थी। अब हम इसको अकाउंट फॉर करेंगे किस चीज़ के लिए, इन्फ्लेशन के लिए। अब हम इसको अकाउंट फॉर करेंगे किस चीज़ के लिए, इन्फ्लेशन के लिए। इसने कहा है 8% से, जो पिछले 12 महीने तक इन्फ्लेशन रेट चला है 8% का, उससे हम इसको अकाउंट फॉर करेंगे। मतलब 108% हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पास जो अब रेट आ गया, या अब जो पेमेंट जाएगी वो कितने की जाएगी, 1.296, मतलब कि 1.3 मिलियन की अब से हमारे पास पेमेंट जारी होगी। तो हमारी लीज पेमेंट के टर्म में चेंज आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें वापसी पूरी की पूरी लीज लाइबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। और प्रेजेंट वैल्यू क्या निकलती है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, मतलब एक तरीके से हमें लीज लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज। फ्यूचर कैश फ्लोज हमें वापसी निकालनी होगी ताकि लीज लाइबिलिटी की वापसी
हमारे पास फेयर वैल्यू निकल के आए। अच्छा, हमारा पेमेंट टर्म कितना था, हमारे पास पेमेंट टर्म कितने साल का था, 5 साल का था, जिसमें से एक साल की हमने पेमेंट कर दी है 1.2 मिलियन की। तो हमारे पास अब कितने टर्म की, 4 साल हमारे पास रह गए। अब हमारे पास 4 सालों के अंदर, हमारे पास 4 सालों में वापसी हमें 4 सालों तक और मज़ीद पेमेंट करनी है। ठीक है, तो अब हमें कितने की करनी होगी, अब हमें हर साल कितने की करनी होगी, 1.2 इंटू 108% की, दैट इज़ 1.296। हर साल हमें 1.3 की पेमेंट करनी है। ठीक है, कितने सालों तक, 4 सालों तक, 2, 3 एंड 4। अच्छा, ये क्या है हमारा, ये हमारे हैं कैश फ्लो 4 सालों तक। ये हमारे पास क्या है, डिस्काउंट फैक्टर आएगा, और यहाँ हमारे पास क्या आएगी, प्रेजेंट वैल्यू आएगी। तो हमें क्या करना है, हमें इस फिगर को प्रेजेंट वैल्यू में लेके आना है, लेकिन पहले साल। ये चीज़ हमें याद रखना है, ये वाली चीज़ हमें याद रखनी है कि हमारी जब सेकंड पेमेंट जारी होगी, वो जारी होगी 1 मई 20x3 पे। कब जारी होगी, 1 मई 20x3 पे। तो ये वाली पेमेंट पहली हमारी पेमेंट कब गई थी, सबसे पहले 1 मई 20x2 पे गई थी फर्स्ट पेमेंट। ठीक है, अगर मैं इसको लिख लूँ यहाँ पे, फर्स्ट पेमेंट इस पे जाएगी, फिर सेकंड जारी होगी, फिर थर्ड जारी होगी, फिर फोर्थ जारी होगी, एंड फिर जारी होगी, फिफ्थ जारी होगी। सही है, 1 मई 20x3 पे दूसरी जाएगी, फिर जाएगी 1 मई 20x4 पे, फिर जारी होगी 1 मई 20x5 पे, फिर जारी होगी 1 मई 20x6 पे। तो आपको क्या करना है, अब हम किस पे आ गए, हम ईयर कौन से आ गए, 30 अप्रैल 20x3 पे हमने वैल्यू निकाली थी, और हम उसके अगले दिन पे आ गए, मतलब दूसरे साल के पहले दिन पे, दैट इज़ 1 मई 20x3 पे। तो इसी दिन हमारी पेमेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसी दिन हमारी पेमेंट हो जाएगी। तो हमें इसको डिस्काउंट फैक्टर या डिस्काउंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस दिन हमें हमें पहले दिन ही पेमेंट करनी है, ना कि साल के आखिरी दिन पे। क्योंकि अगर हम साल के आखिरी दिन पे पेमेंट कर रहे होते तो फिर हम उसको प्रेजेंट वैल्यू में ला रहे होते, डिस्काउंट कर रहे होते, ताकि उसकी आज के दिन के टाइम पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाए। क्योंकि अगर हम साल के एंड पे कर रहे हो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से हम आपसी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए उसको डिस्काउंट कर रहे होते, लेकिन क्योंकि हम पहले साल के पहले ही दिन पे उसको पे कर रहे हैं, तो ये डिस्काउंट नहीं होगी। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास डिस्काउंट नहीं हो रही होगी। फिर बाकी जो हमारे पास कैश फ्लोज हैं, ये हमारे पास डिस्काउंट हो रहे होंगे। ठीक है, ये जो बाकी के हमारे पास है, ये हमारे पास क्या हो रहे होंगे, ये हमारे पास डिस्काउंट हो रहे होंगे। तो मतलब दूसरे साल से अब हमारे पास ये डिस्काउंट हो रहे होंगे। ठीक हो गया, 1.30 को हमें क्या करना है, डिस्काउंट करना है। डिवाइडेड बाय डिस्काउंट फैक्टर हमारे पास 10% था। ये हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर मतलब एक तरीके से पूरी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गई यहीं पर ही। हमारे पास ओवरऑल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ रही है कितनी, 6 पॉइंट समथिंग 49 आ रही है, कितनी आ रही है, ये तो पेमेंट हो जाएगी ना, ये कहाँ ऐड कर दिया, वन पॉइंट थ्री। अगर मैं इसको डायरेक्टली से मल्टीप्लाई कर लूँ, यहाँ बल्कि रुको, डिस्काउंट फैक्टर यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लिख लेते हैं। अगर मैं इसको हटाऊँ,
क्या किया है? इसको हटाया, डिलीट किया। अब हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर कितना, 10% का है ना, ठीक है। 1/110 की पावर, अच्छा 2 ले रहा है ना, यहाँ से इसको 1 कर दूँ, 1 2 और 3, और ये ईयर 0 ही है, पहले दिन ही पेमेंट हो रही है, ठीक हो गया। अब हमें निकालनी है क्या, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू। के 1.3 है, वापसी आ गई हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गई 4.52 की। कितनी आ गई अब हमारे पास लीज लाइबिलिटी, जो ओवरऑल जो रिवाइज लाइबिलिटी है वो कितनी हो गई है, रिवाइज लाइबिलिटी हमारे पास हो गई है, लाइबिलिटी हमारे पास हो गई है कितने की, 4.52 मिलियन की। अच्छा, और हमारे पास उस दिन कितनी रिकॉर्ड हुई थी, 4.18 हमारे पास 30 अप्रैल 2023 पे रिकॉर्ड हुई थी। तो हमारे पास कितने कितने से हमें ओवर रिकॉर्ड करना है, हमें कितने से इसको बढ़ाना है, 4.52 माइनस 4.18 से हमें एंट्री बनानी होगी। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, डेबिट करेंगे राइट टू यूज एसेट, राइट टू यूज एसेट, और क्रेडिट क्या कर रहे होंगे अपनी बुक से अंदर, लीज लाइबिलिटी। तो हमारे पास 0.34 मिलियन से लीज लाइबिलिटी बढ़ गई, और हमारे पास 0.34 मिलियन से राइट टू यूज एसेट बढ़ गया। हमारे पास कैरिंग अमाउंट कितनी थी राइट टू यूज एसेट की, तो हम निकाल लेते हैं, रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट टू यूज एसेट, दैट इज 4 प्लस 0.34। तो अब इसकी डेप्रीसिएशन भी अब रिवाइज हो जाएगी। एक साल गुजर गया है, तो हमारे पास 5, पहले 5 ईयर थी यूज़फुल लाइफ, यहाँ पे हमने लिया था 5, तब हमारे पास यूज़फुल लाइफ कितनी रह गई होगी, 4। तो अब हमारे पास डेप्रीसिएशन जो आ रही होगी वो भी रिवाइज हो गई, कितनी, 1.09 की क्या है हमारे पास, रिवाइज डेप्रीसिएशन हो गई। अच्छा, अब हम वापसी अपना टेबल बनाएंगे, ये वाला जो उसका बनाते हैं, ये टेबल आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास ओपनिंग, हमारा अभी ओपनिंग क्या है, ईयर 1 मई 20x3 पे, और अब हमें किस पे आना है, फिर हमें आना है 30 अप्रैल 20x4 पे आना है, जो कि अब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड है, ठीक है। पहले हम अपने ओपनिंग देख ले कितना होता है। अभी हमारे पास ओपनिंग लाइबिलिटी कितनी थी, हमारे पास ओपनिंग लाइबिलिटी जो हमने रिवाइज निकाली थी कितनी थी, 4.52 की थी, ठीक है। हमारे पास लाइबिलिटी कितनी थी, 4.252 की थी। अब एट दी स्टार्ट ऑफ द ईयर फाइनेंस कॉस्ट अक्रू नहीं होगी, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट पूरे साल का अमल है, और जो 4.52 है ये अभी ओपनिंग उसी दिन का भी हमारे पास फिगर है, जिस दिन अभी हमारे पास जो रिवाइज की है अभी ओपनिंग एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर है। फाइनेंस कॉस्ट पूरे साल का अमल है, तो हमारे पास 4.52 क्लोजिंग पे आएगी फिगर निकल के। हम पूरे साल की अक्रूड निकालते हैं, फाइनेंस कॉस्ट 4.52 पे निकालते हैं फाइनेंस कॉस्ट। लेकिन अभी ओपनिंग दी हुई है, लेकिन हमारे पास एक क्या हो रही है, फाइनेंस कॉस्ट अभी आएगी नहीं है। सबसे पहले हमारे पास एक कैश पेमेंट चली आएगी, कितने की, 1.3 मिलियन की। कितने की, 1.3 मिलियन की हम कैश पे कर देंगे, तो हमारे पास लाइबिलिटी कितनी रह जाएगी, 3.23 की। तो ये हमारे पास अब जो रिमेनिंग लाइबिलिटी है द स्टार्ट ऑफ द ईयर वो कितनी है, 1 मई 2023 पे 3.23। अब इस 3.23 पे, इस 3.23 पे, क्योंकि कैश पे हो चुका है, अगर मैं यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट निकाल लेता, तो जो मैंने एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर पे 1.3 मिलियन दिया होता, तो इस पे भी मैं सूद शामिल कर लेता, जबकि ये एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर पे गई होगी पेमेंट, ना कि एट द एंड ऑफ द ईयर पे। अगर मैं एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वाली फिगर पे फाइनेंस कॉस्ट निकाल लेता, तो मतलब मैं इस वाली
पेमेंट जो कि 1.3 मिलियन है, जो कि मैंने एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर पे कर दी थी, उस पे भी मैं सूद निकाल लेता जबकि वो गलत हो जाता। तो इसलिए पहले हमने जो पेमेंट करनी थी वो माइनस की है, और अब हम इस पर सूद लगाएंगे जो कि पूरे साल पे, क्योंकि ये हमारे पास फिगर आ गई थी ओपनिंग की, और अब इस पर हम सूद लगाएंगे 3.23 पे 10% का। अब हमारे पास एक क्लोजिंग लाइबिलिटी आ गई एज एट 30 अप्रैल 20x4, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड था। ये हमारे पास लीज लाइबिलिटी आ गई, और हमारे पास रिवाइज डेप्रिसिएशन आ गई है। तो ये इसमें से हम माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट टू यूज एसेट आ गई एज एट 30 अप्रैल 20x4, दैट इज 3.26। और यहाँ पे हमारे पास हमारा लीज का सवाल ख़त्म होता है। तो हमारे पास, अच्छा, अब अगर हमें इसको एक्सप्लेन करना हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सवाल क्या था, एक्सप्लेन हाउ द लीज एग्रीमेंट शुड बी अकाउंट फॉर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2004। तो हमें बताना होगा, इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो हम सबसे पहले क्या चीज़ बताएंगे भाई, एज पर IFRS 16 लीज लाइबिलिटीज आर रिकग्नाइज एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पेमेंट टू बी मेड इन द फ्यूचर। तो हम उसकी पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे टू बी रिकग्नाइज करने के। फिर हम बताएंगे कि भाई जो भी लीज पेमेंट होती है, इट इंक्लूड ऑल द फिक्स पेमेंट एज वेल एज वेरिएबल पेमेंट टू बी मेड बेस्ड ऑन द वेरिएबल या इंडेक्स रेट जो भी उस दिन चल रहा होगा। जो हमारा राइट टू यूज एसेट रिकॉर्ड होगा, राइट टू यूज एसेट विल बी रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट या फेयर वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट प्लस एनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट या इनिशियल पेमेंट मेड प्लस एनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। फिर हम बताएंगे कि जो हमारा राइट टू यूज एसेट है वो किस पे डेप्रिशिएट होगा, ओवर द लोअर ऑफ द लीज टर्म एंड द रिमेनिंग यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। तो यहाँ पे इन दिस केस हमारी इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल जो लीज टर्म थी वो दोनों सेम थी, वरना वो किस पे रिकॉर्ड होता है, लोअर ऑफ द लीज टर्म एंड द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। फिर हम बताएंगे कि जो हमारा राइट टू यूज एसेट होगा, पहले हम बताएंगे कि भाई वो जो कंप्राइज करेगा किसका, प्रेजेंट वैल्यू जो कि 3.8 मिलियन थी, और पे 1.2 मिलियन जो कि इसने इनिशियल डायरेक्ट पेमेंट कर दी थी, और फिर डेप्रिसिएशन लग गई 1 मिलियन की, और हमारी एसेट 30 अप्रैल 2003 पे जो कैरिंग अमाउंट निकल के आई थी 4 मिलियन थी। इसी तरह लीज लाइबिलिटी जो हमारी निकल के आई थी वो 3.8 मिलियन पे फाइनेंस कॉस्ट लग के 4.18 मिलियन की जो कि हमने निकाली थी वो निकल। फिर हम बताएंगे क्योंकि इन दिस केस हमारे पास लीज पेमेंट में चेंज आ रहा है ड्यू टू द इन्फ्लेशन फैक्टर, तो हमें वापसी एडजस्टेड या रीअसेस करनी होगी कैरिंग अमाउंट, एंड एनी चेंजेस इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द लीज लाइबिलिटी विल बी एडजस्टेड इन द लीज लाइबिलिटी एज वेल एज राइट टू यूज एसेट। तो हमने जो कि हमने एंट्री बनाई 0.34 मिलियन की हमने एंट्री बना दी। फिर हम बताएंगे कि क्यों लीज लाइबिलिटी के अंदर फिर हमने बता दिया चेंजेस, हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है 4.52 की, और जो भी एंट्री बना दी। अब इसकी बेसिस पे हमारी बाकी चीज़ें आगे कंटिन्यू होगी, मतलब हमारी जो नई क्या कहते हैं राइट टू यूज एसेट के अंदर एंट्री गई होगी, उसकी बेसिस पे अब हमारी नई डेप्रिसिएशन निकल के आ रही होगी 1.09 मिलेंगे, फिर हमारी 3.26 ही कैरिंग अमाउंट निकल रही होगी। सिमिलरली हमारे पास नया टेबल बन रहा होगा लीज लाइबिलिटी के लिए बेस्ड ऑन द कैरिंग अमाउंट जो कि हमने निकाली थी 4.52 मिलेंगे, फिर हम बताएंगे में से एक 1.2 मिलियन के द स्टार्ट ऑफ द ईयर पेमेंट हो जाएगी, और फिर बाकियों पे जो रिमेनिंग लाइबिलिटी रह जाएगी उस पर हम सूद लगा के क्लोजिंग वैल्यू ये बना रहे होंगे, दैट इज़ 3.55 मिलियन की। तो यहाँ पे हमारे पास एक लीज का भी इसमें सवाल ख़त्म होता है।